निवेदन है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलने दें और सदन की गरिमा को बनाए रखें। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सबसे पहले एम थंबादुराई अपना पक्ष रखें। With respect, the Honorable Speaker, I want your permission to start the debate on COVID-19. Central Rescue had come forward to help the state government. This only we can tackle this thing because this disease is international. The worldwide disease. State cannot tackle this thing. I also congratulate the Prime Minister for his efforts to control COVID-19. He made so many speeches about the disease for the country to awareness for COVID-19. At the same time, he had taken the risk of his life by visiting the lab where vaccines were being made. माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने काबिल मित्र से यह पूछना चाहती हूँ कि बेशक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य किया है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है या जिन लोगों ने अपने किसी जानने वाले को खोया है, हम उनकी मौत को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसलिए हमें सबसे पहले माफ़ीनामा उन सभी लोगों को भेजना चाहिए जिनकी मौत हुई है या जिन्होंने किसी अपने को खोया है। संसदीय इतिहास में राजीव रघुनाथ पात्र जब मिलते थे कहते थे जय जगन्नाथ, अचानक वे बदल गए हैं। आंकड़ा मैं बताना नहीं चाहती। ऑक्सीजन के लिए लोग एक दूसरे का खून कर रहे थे। हम अरेंज ही नहीं कर पाए तो लोग समझते थे सांसद ऑक्सीजन भी छाप देगा। अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज थी तो फिर क्यों लोग एक ऑक्सीजन के लिए एक दूसरे का खून कर रहे थे? क्या उनकी जान कोई मायने नहीं रखती? अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपनी काबिल मित्र की जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि पीएम मोदी इज क्रेडिटेड विद द फैक्ट दैट he was probably the first political leader who could understand the importance of social media and used it for the benefit of citizens. और मैं ये पुष्टि कर सकती हूँ कि ये पीएम मोदी फिर से थे जो दिसंबर में ही कोरोना वायरस महामारी के खतरे को महसूस कर सकते थे जब चीन ही संक्रमित था। At that time there was no case in India. लेकिन अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी हर कैबिनेट मीटिंग में ये कहा करते थे कि कोरोना वायरस चीन में ही नहीं रहेगा। वो इसकी गंभीरता पर जोर देते थे। तब आप ही लोग उन पे मजाक उड़ाते थे। एंड येट ही वाज राइट। हम इस बात की आलोचना करते हैं माननीय महोदय जी। मैं आपके माध्यम से अपने काबिल दोस्तों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री जी को ये सब पहले से ही पता था तो उन्होंने हॉस्पिटल में फैसिलिटीज को इम्प्रूव क्यों नहीं करवाया और फ्लाइट्स को बंद क्यों नहीं करवाया? क्या इसका जवाब है आपके पास? सॉरी टू इंटरप्ट यू माय फ्रेंड, मगर मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा बाहरी देशों में काम करता है। तो क्या हम उनको प्राय मुल्क में ऐसे ही छोड़ देते? क्या हमारा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं था कि हम उनको अपने देश वापस लेके आए? क्या मैं यह गलत कह रहा हूँ? मान लिया मेरे दोस्त, हमारे देश की जनता का काफी हिस्सा बाहरी देशों में काम करता है और हाँ, उनको वापस लाना हमारा मास्क बेटा रिमूव करके बोल दिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि टूरिस्ट ट्रैवलिंग को क्यों बंद नहीं की गई? क्या इस महामारी के दौरान भी टूरिस्ट पॉइंट को खुला रखना सही था? लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर है ये सब कुछ। लगता है हमारे दोस्त ये भूल रहे हैं कि पेंडेमिक के दौरान वो भी इन्हीं फ्लाइट से अब्रॉड निकल गए थे। अब मैं यहाँ उनके नाम नहीं लेना चाहती जिन्होंने इस महामारी के दौरान भी अपने देश की फैसिलिटीज को धिक्कार कर अब्रॉड निकल जाना सही समझा। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इंडिया की फैसिलिटीज पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। फिर भी अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, भारत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत पहले से ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। जो लोग पॉजिटिव आ रहे थे उनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई थी। माफ कीजिएगा, पर आप बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सवाल आपसे ये था कि आपने हॉस्पिटल की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए? सबसे पहले महोदय, मेरे काबिल दोस्त ने जो मुझसे प्रश्न पूछे उनका स्पष्टीकरण करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने राज्यों में लॉकडाउन लगवाने का आदेश दिया ताकि कोरोना की चेन टूट जाए। फिर हमने वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। अगर आपने इतनी ही वेंटिलेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई तो हमारे देश के लोग स्ट्रेचर पर ही क्यों मर गए? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हमारे लिए भी सब नया ही था। यह महामारी सबके लिए चुनौती ही थी। जनाब, इंडिया कोई कम जनसंख्या वाला देश नहीं है। 140 करोड़
की जनसंख्या वाले देश में सभी को वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करवाना कोई आम बात नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले इंडिया में एक भी कोरोना हॉस्पिटल नहीं था, पर आज 700 ऐसा हॉस्पिटल है जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें 2 लाख आइसोलेशन बेड और 15,000 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड है। इतना ही नहीं, हमने डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए पीपी किट बनवाई। पहले इंडिया पीपी किट बाहर के देशों से मंगवाया करता था, पर आज 39 ऐसी फैक्ट्रीज है जो पीपी बनाती हैं। हमने अभी तक 2 करोड़ से भी ज्यादा पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। महोदया जी, अगर हमारी सरकार होती तो हम भी यही करते। ये तो जायज है, हर देश ने अपनी जनता के लिए ऐसा ही किया है, इसमें अलग क्या है। चलो ठीक है, लेकिन आपने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ एक ही टेस्टिंग लैब बनवाई जो पुणे में है। अगर वहाँ पर टेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ 4,000 पर डे। अगर ऐसा ही रहता तो माफ कीजिएगा जनाब, इंडिया ऐसा देश नहीं होता जो वैक्सीन बना भी पाता और उसे दूसरे देशों में भी दे पाता। हमने 300 कोरोना टेस्टिंग लैब बनवाई है जिनका रिजल्ट 18,000 पर डे है। फिर आप कहते हैं हमारी सरकार ने क्या किया। चलो अब वेंटिलेटर्स की ही बात कर लेते हैं। पहले सिर्फ 8 रिजर्व वेंटिलेटर्स थे, पर अब 3 लाख वेंटिलेटर्स हैं। और आज की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर सभी फुली वैक्सीनेटेड है। क्या आप नहीं हैं? सभी होंगे यहाँ। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद कोरोना लोगों में फिर से क्यों फैल रहा है? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? लगता है हमारे प्रिय मित्र ने अपना होमवर्क ढंग से नहीं किया है। चलिए हम बता देते हैं। कोरोना वैक्सीन लगने से पहले भी मोदी जी ने अपने अर्थ स्पीच में यह कहा था कि कोरोना वैक्सीनेटेड पर्सन को भी हो सकता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े काफ़ी हम कम हो चुके हैं। वैक्सीनेटेड लोग जल्दी रिकवर हो रहे हैं और सरकार की तरफ से गाइडलाइन समय समय पर लोगों तक पहुंचाई गई है। जनाब, कमियां छुपाना तो कोई आपकी सरकार से सीखे। आपने जो आंकड़े बताए हैं वो सही नहीं लगते, इतना बढ़ा चढ़ाकर। अगर ऐसा होता तो हम तीसरे वेरिएंट तक नहीं पहुंचते। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो लगता है कि हमारी सरकार गरीबों को बिल्कुल ही भूल चुकी है। जरा हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि शुरुआत लॉकडाउन में मास्क और सैनिटाइजर के भाव इतने क्यों बढ़ गए? 50-50 का एक मास्क, 100-100 का एक सैनिटाइजर। क्या हमारी गरीब जनता ये लेने के काबिल थी? दुकानें बंद थी, खाने के लिए राशन नहीं था, तब कहाँ थी आपकी सरकार? महोदय जी, मोदी जी इन सब समस्याओं से वाकिफ थे। उन्होंने मास्क बनवाए, गरीबों में मुफ्त बांट दिए। साथ ही सरकार की ओर से फ्री सैनिटाइजर भी प्रोवाइड की गई। दुकानें बंद थी, बाजार बंद थे, राशन की दुकानें बंद थी। बाहर जाओ तो पुलिस कर्मचारी डंडे बरसा रहे थे। ऐसे में हमारी गरीब जनता कहाँ जाती? उनकी भूख का क्या उपाय है आपके पास? जनाब, भारत की जनता से तो आप भी वाकिफ हैं। क्या वो एक बार मना कर देने से घर में बैठ जाते हैं? और रही बात गरीब जनता के भूखे मरने की, तो आप मुझे एक इंसान ऐसा बता दीजिए जो कि भूख के कारण मरा हो। सरकार ने 3 महीने का राशन हर घर मुफ्त में पहुंचा दिया और जनधन योजना के तहत हर किसी के अकाउंट में हजार रुपए पर मंथ भेजे गए। अगर आप कमियां ढूंढोगे तो कमियां ही निकलेंगी। अच्छी बातों पर भी तो गौर फरमाइए। जनाब, आपके मानवीय नेताओं का योगदान का तो क्या ही कहे। उन्होंने अपनी पब्लिसिटी इस महामारी में भी नहीं छोड़ी। हर घर जाकर राशन देते वक्त फोटो और वीडियो बनाने का क्या मतलब था? नहीं, हमें यह बता दीजिए वह क्या दिखाना चाहते थे। उन्हें जनता की चिंता है भी या नहीं? जनाब, चिंता दिखाने से नहीं जताने से होती है। इस सब के बीच हमारी मिडिल क्लास मारी गई। वैलिड पॉइंट माय फ्रेंड। कमियां आपके काम में दिख रही हैं तो कमियां ही निकालेंगे। देश की जनसंख्या का आंकड़ा हमें मत गिनवाइए। 140 करोड़ की जनता का टैक्स लेते समय और इलेक्शन के बूथ तैयार करते समय आपको इन सब बातों का ध्यान नहीं आता। इस महामारी के वक्त वेंटिलेटर्स ही गिनवा दिया आपने। आपने बताया कि आपकी सरकार ने 3 लाख वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं, तो क्या 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए सिर्फ 3 लाख वेंटिलेटर्स? हाँ, हमारी सरकार के समय एक ही लैब थी। जनाब, आपके भी 10 साल हो रहे हैं। आपने इस महामारी के वक्त कितने लैब बनवा दिए? हमें झूठे आंकड़े दिखाकर हमारा मुंह मत बंद करवाइए। हमें भी सब दिखता है।
राशन के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। 3 महीने का राशन बताकर सिर्फ लोगों को 1 महीने का ही राशन पहुंचाया है। हमारे देश की जनता अपना पेट भरने के लिए ही बाहर निकलती थी। उन पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा डंडे बरसाना कहां तक जायज़ था। हमारे माननीय मनोज तिवारी जी ने ये तो कह दिया कि कमियां ढूंढोगे तो कमियां ही मिलेंगी, लेकिन बुराइयां छुपाना और अच्छाइयां बताना ये भी तो गलत है। किसी ना किसी को तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। लगता है हमारे दोस्तों को झूठ बोलने की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है, तभी तो इनको सब अपनी तरह ही दिखते हैं। महोदय जी, हमने ऐसा क्या झूठ बोल दिया, जरा बताने की तकलीफ करेंगे। और बच्चों का क्या, बच्चों की वैक्सीनेशन कब होगी, उनकी चिंता नहीं है आपकी सरकार को? रुकिए जनाब, आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी। झूठ तो आपकी सरकार ने बहुत बोले हैं, अब गिनाने जाऊं तो सदियां बीत जाएगी। आपके एक झूठ से तो पूरी देश की जनता वाकिफ है, आलू से सोना बनाने वाली बात। क्या आप मुझे इस बात का कोई पॉइंट समझा सकते हैं? सबसे पहले मैं अपने मित्र राहुल गांधी जी के बात का जवाब देना चाहती हूँ। जनाब, हम झूठे आंकड़े नहीं दिखाते हैं, जो है वही दिखाते हैं। पहले आपकी सरकार ने झूठे वादे किए और अब झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। एंड टैक्स इज नेसेसरी सर। अब मैं यहाँ डिमोनेटाइजेशन की बात करना नहीं चाहती। ये तो आप लोगों को भी पता होगा किसके कितने काले धन निकले हैं। आप लोगों ने टैक्स नहीं लिया था क्या? और रही बात फॉलोअर्स की, तो जनाब फॉलोअर्स तो है हमारे पास, लेकिन हम उसका यूज अफवाहें फैलाने के लिए नहीं करते हैं। फॉलोअर्स हैं, इसीलिए तो हमारी गाइडलाइंस जनता तक टाइम टू टाइम पहुंची है। और इस हाईटेक के ज़माने में हमारी सरकार को भी तो अप टू डेट होना पड़ेगा ना। क्या आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करते? ज़रूर करते होंगे, आखिर हमारी गाइडलाइंस आपके भी तो काम आई है। चलिए अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बच्चों को भी वैक्सीनेशन होगी। और जनाब, बच्चों की फिक्र आप मत करिए, हमारी सरकार को बच्चों की बहुत फिक्र है। पहले हम लोगों ने 40 से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन करवाई, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होती। फिर 18 से ऊपर से भी लोगों को वैक्सीनेशन हुई। अब बच्चों की ही बारी है, और वैसे भी बच्चों की इम्यूनिटी बाकियों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात, केस की बात करें तो बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की बात करें तो काफ़ी कम है इनके केस। ये वैक्सीनेशन डोज काफ़ी हाई मात्रा में है। बच्चों के लिए लो मात्रा में डोज बनेगा। तो ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कि हमारी सरकार ने बच्चों की चिंता नहीं की है। हमारी सरकार को सबकी चिंता है। इसी तरह हमारे एक शीत ऋतु का सत्र यही समाप्त होता है। संपन्न होता है, समापन होता है।